Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes initiated by Sri Rama Bharati Public School. Myself Krishna Kumar, Hindi PGT. तो let's start और next topic. आज हम बच्चे हिंदी में कक्षा 10वीं के लिए अपनी ग्रामर का सेकंड चैप्टर सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाक्य। वाक्य के बाद बच्चे वैसे तो हमारी हिंदी में सिर्फ वाक्य रूपांतर आएगा कि वाक्य को रूपांतर कैसे करना है, उसको परिवर्तित कैसे बदलना, कैसे उसको बदलने के लिए जैसे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई भी एक सरल वाक्य आपको देंगे और आपको कहा जाएगा कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, या आपको कहा जाएगा कि एक मिश्र वाक्य है और इसको आप किसी संयुक्त वाक्य में बदलिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने हैं, लेकिन हम वाक्य रूपांतर करें उससे पहले हमें तीनों वाक्यों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य होता क्या है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। क्योंकि जब हमें किसी चीज की बेसिक जानकारी होगी उसके बाद ही हम उसमें जो है ना आगे अच्छे प्रकार से उसका रूपांतर कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से रूपांतर करने के लिए यहाँ पर ये जरूरी है कि पहले हम एक बार वाक्य के लिए आज की अपनी क्लास रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे लिए वाक्य रूपांतर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं बच्चे वाक्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोल देते हैं। अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो इसकी परिभाषा को लेकर आता है। वाक्य की परिभाषा को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। अब अगर हम वाक्य की परिभाषा के लिए बात करें तो बहुत सारे जो भी मतलब जैसे बच्चों से पूछे या अगर हम टीचर से भी बात करें तो मोस्टली के मुंह से यही निकलता है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब जो मैंने आपको पहला टॉपिक करवाया था शब्द व पद, वो इसलिए करवाया था क्योंकि मेरा हर प्रीवियस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। अब अगर हमने उसको ध्यानपूर्वक समझा था तो पिछले टॉपिक में हमने किया था शब्द व पद और हमने एक चीज लिखी थी कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण, वर्ण से बन गया शब्द, अब शब्द बन गया तो वर्ण का काम खत्म यहीं पे। अब शब्द से बन गया पद, जब पद ही बन गया तो यहाँ पे शब्द का काम खत्म। अब पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसका मतलब शब्द का तो पद से वाक्य से कोई लेना देना ही नहीं रहा, क्योंकि शब्द के बाद तो पद आ गया और पद से क्या बना है, वाक्य बना है। इसलिए हमें जब वाक्य की परिभाषा में तो व्याकरण के अंगों का ये क्रम जो है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब परिभाषा में हम शब्द का जिक्र नहीं करेंगे, हम वाक्य की परिभाषा में बोलेंगे कि पदों को व्यवस्थित क्रम में, पदों को व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में जो एक व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम में व्याकरण के नियमानुसार रखना, व्याकरण के नियमानुसार, नियमानुसार मीन्स नियम के अनुसार, नियम के अकॉर्डिंग रखना, जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले वाक्य कहलाता है, जिसका सार्थक अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। पदों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम मीन्स सीक्वेंसली। जैसे इंग्लिश में जब आप करोगे तो इंग्लिश में आपको एक चीज सिखाई जाएगी, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में स्टूडेंट इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब कहाँ पे आएगी, लास्ट में आएगी। तो ये व्यवस्थित क्रम होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कर्ता को लास्ट में ले जाओ, कर्म को पहले ले आओ, क्रिया को बीच में रख दो, नहीं। आपको इस क्रम के अनुसार, क्योंकि ये व्याकरण के नियमानुसार है। अब इसको व्याकरण के नियमानुसार आप करोगे तो इसका कोई ना कोई शब्द जो अर्थ है वो जरूर निकलेगा। सपोज करो हमारे पास राम ने रावण को मारा, ये 3 पद है हमारे पास। अब अगर इस वाक्य में हम शब्द देखें तो 5 है, लेकिन
पद कितने हैं, 3 हैं। अब इन 3 पदों को व्यवस्थित क्रम में लाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है राम, राम ने उसके साथ कारक है। उसके बाद हम ऊपर क्रम देखेंगे, रावण को उसके साथ कारक है, और फिर हम क्रिया देखेंगे मारा। कर्ता जो भी काम करता है, कर्ता का सीधा लिंक क्रिया से होता है, और क्रिया का प्रभाव जिस जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। कर्ता का सीधा जो संबंध होता है वो क्रिया से होता है, और क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखना, ये इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अब वाक्य के भेद की बात आ जाती है। तो वाक्य के भेद में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद है। जैसे ही हम वाक्य के भेद की बात करते हैं तो मोस्टली ये कहते हैं कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। नहीं, ये एक अधूरी जानकारी है। वाक्य के हमेशा 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है रचना के अनुसार, कि आपने जो वाक्य बनाया रचना के अनुसार वो किस कैटेगरी का बनाया आपने। और दूसरा वाक्य का भेद होता है कि कोई वाक्य बन गया, उसकी रचना हो गई, तो रचना के बाद उसका अर्थ क्या निकला, अर्थ के अनुसार। तो वाक्य के ये 2 भेद होते हैं। रचना मीन्स वाक्य की आपने बनावट कैसे की है, एक सिंगल वाक्य बनाया है आपने या 2 वाक्यों को मर्ज किया है। दूसरा, जब आपने रचना कर ली तो अब वाक्य का अर्थ क्या निकला, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये 2 वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं आगे, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हमारा जो हिंदी का सिलेबस दे रखा है व्याकरण में 10वीं कक्षा के लिए, उसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों को हमने नहीं करना, इसलिए अब हम सीधे तौर पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद जो हैं वो करने जा रहे हैं। देखते हैं कि वाक्य के 3 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य। वाक्य के 3 भेद हमने किए। सबसे पहला वाक्य है सरल वाक्य। सरल वाक्य, देखो बच्चे, सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य होता है वो वाक्य जिसमें एक कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला, और एक क्रिया यानी कि उस कर्ता ने जो काम किया है, और हमें उस वाक्य में काम जो है वो साधारण रूप से होने का पता चल रहा है कि इस वाक्य में कोई काम साधारण रूप से या तो हो रहा है या हो चुका है, उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। एक, जिस वाक्य में एक तो करता है काम को करने वाला, एक जो काम हुआ है क्रिया, और काम का हमें साधारण रूप से होने का पता चले, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया। अब इस वाक्य में देखो, ये करता है, इसने काम किया, ये इसकी क्या होगी, क्रिया, और क्रिया का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ गया, ये क्या हो गया, कर्म। अब इसमें काम जो है ना साधारण रूप से हो रहा है, कि कर्ता कोई काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, साधारण रूप से हो रहा है इसमें काम, तो इसको कहेंगे हम सरल वाक्य। ऐसे वाक्य कहलाते हैं सरल वाक्य। जरूरी नहीं होता बेटा कि छोटे वाक्य सरल वाक्य हो, कभी कभार दिखने में बड़े वाक्य जो है वो भी सरल वाक्य होते हैं, जब तक उनमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। 10वीं कक्षा के सभी छात्र मैदान में खेलने गए। तो ये वाक्य अपने आप में दिखने में लंबा बेशक लग रहा है, लेकिन इसमें कर्ता देखो, कर्ता है 10वीं कक्षा के सभी छात्र क्या करने गए, खेलने के लिए। वर्ब होगी, मैदान क्या है उनका, कर्म हो गया। सिंपल वाक्य है और काम का साधारण रूप से होने का हमें पता चल रहा है, इसको कहेंगे हम सरल वाक्य। दूसरा वाक्य हमारे पास यहाँ पर है, सरल वाक्य के बाद दूसरा वाक्य हमारे पास है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वाक्य या उपवाक्य
आधा वाक्य जिसको अधूरा वाक्य कहेंगे, उपवाक्य के मेल को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मेल को संयुक्त वाक्य कहते हैं जिनके बीच कोई परस्पर संबंध नहीं होता, यानी दोनों वाक्य अपने आप में क्या होते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। इसमें जो दो वाक्य जोड़ रखे हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब है ना पहला वाक्य दूसरे से संबंधित, ना दूसरा वाक्य पहले से संबंधित। एक एग्जांपल देखिए आप, ऐच्छिक विषयों में संस्कृत लो या हिंदी लो। तो यहां पर ये एक वाक्य है, ऐच्छिक विषयों में से संस्कृत लेना, ये एक वाक्य है। हिंदी लो ये अपने आप में एक वाक्य है। इसको हमने किससे जोड़ रखा है, समुच्चय बोधक शब्द से हमने इसको जोड़ रखा है। दो वाक्यों को जोड़ने वाले संबंध बोधक नहीं होते, वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। तो इस वाक्य में देखो एक काम ये हो रहा है, एक काम ये हो रहा है, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। किसी से भी हमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि आप ऐच्छिक विषयों में से संस्कृत ले रहे हो तो आप हिंदी भी लो। ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि आप ऐच्छिक मींस चॉइस के आपके सब्जेक्ट हैं, आपकी मर्जी आप संस्कृत ले लीजिए, आपकी मर्जी आप हिंदी ले लीजिए। तो ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों से जुड़े हुए होते हैं समुच्चय बोधक शब्दों के थ्रू, लेकिन वो आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका कोई निर्भर नहीं होते हुए, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। इसको मिश्रित वाक्य भी बोल देते हैं। मिश्र वाक्य बिल्कुल संयुक्त वाक्य की तरह इसकी भी डेफिनेशन जाएगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य के मेल को जिसमें इसमें ये चीज ऐड हो गई, जिसमें एक वाक्य जो होगा वो दूसरे के ऊपर निर्भर होगा, संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। कहने का मतलब होगा बच्चे कि यहां पर दो या दो से अधिक वाक्य तो जुड़े हुए होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे। निर्भर का मतलब है जैसे हमने कहा यदि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं अवश्य आता। अब ये देखिए, यदि मेरे पास गाड़ी होती, सॉरी मैं होती लिखना भूल गया, होती तो मैं अवश्य आता। तो होती तक, ये गाड़ी होती तक एक वाक्य है, मैं अवश्य आता ये दूसरा हो गया। ये मैंने समुच्चय बोधक शब्द से इसको फिर से जोड़ दिया। लेकिन यहां पर हम देखें तो यहां पर एक काम दूसरे काम पर पूरी तरह से निर्भर है। अब उसका आना पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर है, गाड़ी के ऊपर निर्भर है। इस वर्ष फसल अच्छी हुई, इस वर्ष फसल अच्छी होगी यदि वर्षा हुई, ठीक है ना। तो फसल अच्छी कब होगी, जब वर्षा होगी। तो जब एक वाक्य आपको ऐसा लगे कि दूसरे के ऊपर निर्भर है तो मिश्रित वाक्य, और जब आपको ऐसा लगे कि एक वाक्य दूसरे के वाक्य के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है तो वो अपने आप में संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य अपने आप में अलग था। ये तीनों की डेफिनेशन हमने की। आई होप आप तीनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में वाक्य को रूपांतर करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बच्चों।